वी आर इन ए मिशन, कर लो नीट मुट्ठी में, मेड एंटिटी और आकाश ट्यूटोरियल दोनों इंस्टीट्यूट का एक ही मिशन, हर घर एक डॉक्टर। आप डॉक्टर बने, आप सफल बने, ये हमारा प्रयास। चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। जैसा कि हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जबकि प्लांट सेल के केस में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के केस में ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है, राइट। चलिए पहले समझते हैं सेल मेम्ब्रेन है क्या। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? इसका डेफिनेशन एक साइंटिफिक हम बात करेंगे। करा सेल मेम्ब्रेन इज outermost living cell membrane is outermost living selectively permeable repairable lipoproteinous trilamellar covering that control exit and entry of substances, or molecules inside cell। इस डेफिनेशन में बहुत सारे टर्म्स आए हैं जिन टर्म्स को हमें समझना आवश्यक है। सेल मेम्ब्रेन इज, पहले कहा था आउटर मोस्ट, ये डेफिनेशन हम बात करेंगे एनिमल सेल की। मैंने पहले कह दिया कि प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का ये आउटर मोस्ट लेयर नहीं होता है, लेकिन अगर हम जनरल बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लिविंग लेयर। सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लिविंग लेयर ऑफ ऑल सेल्स, बी इट प्लांट सेल, बी इट एनिमल सेल, बी इट प्रोकैरियोटिक सेल, बी इट यूकैरियोटिक सेल। किसी भी सेल का आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। तो क्या आउटर मोस्ट लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स होता है कि अब मेम्ब्रेन दैट डिसाइड which substance is required to enter into or exit out of cell। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है वह मेम्ब्रेन जो यह तय करे कि सेल के अंदर क्या जाएगा, सेल के बाहर से क्या निकलेगा। सेल के अंदर क्या जाएगा, सेल से बाहर क्या निकलेगा, दोनों बेस पर, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन नेचर। तो कहता सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लिविंग लेयर तो है ही, साथ ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर और बाहर होने देता है। कुछ विशेष गुण वाले पदार्थों को ही अंदर और बाहर होने देता है। सारे पदार्थ अंदर बाहर नहीं हो सकते।
रिपेयरेबल, इट इज रिपेयरेबल। अगर किसी कारण सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो क्विक रिपेयरिंग होता है इसका। ऐसा नहीं कि जैसे कोई मकान का दीवार टूट गया तो भाई अब मिस्त्री आएगा रिपेयर करेगा, ऐसा नहीं होता। या हमारे बॉडी पर कोई कट लग गया तो वुंड हीलिंग में टाइम देगा, नहीं। सेल मेम्ब्रेन का अगर सेल मेम्ब्रेन रिपेयर रप्चर कर जाता है, कहीं टूट फूट होती है, तो रिपेयरेबल, क्विक रिपेयरेबल होता है। ये रिपेयरेबल है। लाइपोप्रोटीनस, लाइपोप्रोटीनस दो बार से बना है, लाइपोप्रोटीनस दो बार से बना है, यानी कहता है लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीनस है, मीन्स मेनली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन एक लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर है, लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन है, मीन्स ये लिपिड और प्रोटीन का मेम्ब्रेन है। साथ ही साथ इट इज ट्राइलैमेलर, ट्राइलैमेलर का मतलब 3 लेयर का बना होता है। 3 लेयर मीन्स हो गया पहले लिपिड, प्रोटीन और लिपिड, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक ये लिपिड स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा लिपिड स्ट्रक्चर और बीच में प्रोटीन का लेयर होता है। तो 3 लेयर हो गया, 1, 2 और 3। ट्राइलैमेलर covering that control exit and entry of substances or molecule inside cell। ये इसका साइंटिफिक कंप्लीट डेफिनेशन है। इसमें काफी सारे सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी आ गई। अब आप एक डेफिनेशन अगर ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, तो काफी सारे नीट के एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे, काफी सारे नीट के एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे। जैसे सेल मेम्ब्रेन किसी का बना होता है, इसकी परमिएबिलिटी क्या है, कि रिपेयरेबल है या नहीं, आउटर मोस्ट है कि नहीं, कितने लेयर का बना है, काफी सारे एमसीक्यू सोल्व हो गए सिर्फ 3 लाइन में। क्या बोले, सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल रिपेयरेबल लाइपोप्रोटीनस ट्राइलैमेलर कवरिंग that control entry and exit of substances or molecule inside cell, right? चलिए अब हम कुछ सेल मेम्ब्रेन की बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें। हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिए, समझ लिए। देखिए हम प्रयास करेंगे आपको लेक्चर के दौरान ही यह बतलाने का कि आप नोट्स कैसे लें, रिवीजन नोट्स कैसे लें। हर टीचर्स पढ़ाते हैं, नो डाउट दे आर स्कॉलर्स। कुछ टीचर्स या कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। हम आपको साथ ही साथ ये प्रयास करेंगे कि नोट्स बनाते चले और कैसे याद हो, क्योंकि अब देखें कि कोई भी गाना बहुत जल्दी याद हो जाता है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत जल्दी याद हो जाता है, पिक्चर जल्दी याद होता है, और रिटन डॉक्यूमेंट रट्टा मार देर से याद होता है। चलिए तो सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर दें तो हम इसकी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स याद करेंगे सेल मेम्ब्रेन का। ये हमारा बीच में हो गया सेल मेम्ब्रेन, राइट, सेल मेम्ब्रेन। हम अभी सेल मेम्ब्रेन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में 4 इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्लास के दौरान डिस्कस करेंगे, बट अभी 4 इंपॉर्टेंट बातें, 4 बॉक्स बना लीजिए बीच में सेल लिखकर, चारों कोने पर, कॉर्नर पर। मीन्स ये सेल का 4 पिलर है, बेसिक। आगे शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ व्हाट, बोलिए, प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल। बेट एनिमल और प्लांट सिस्टम को मतलब नहीं, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। थिकनेस कितनी, थिकनेस
75 एंगस्ट्रम, थिकनेस 75 एंगस्ट्रम। क्या है? लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर, लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर, दैट इज हम कह सकते हैं मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, राइट। और ये क्या कर दी, क्या कहते हैं इसको? आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री, ठीक है। 3 फैक्ट ही आया, या इसका ये भी लिखते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे बता जो प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म का जो डेड सेल और ऑर्गन हो गया, या जो रेसिड्यूज है, रेसिड्यूज होता है, जैसे आपने वो तालाब देखा नहीं, तालाब, हाँ, तो उसकी हम बात करेंगे कैसे होता है, आपके पता कैसे चलता है। मान लीजिए ये कोई सेल है, बीच में सब्सटेंसेस है, प्रोटोप्लाज्म है, तो आपने देखा कि जो तालाब है उसमें जब हवा चलती है ना, हवा चलती है तो कई बार झाग होता है, झाग के साथ साथ कुछ और सब्सटेंसेस वो क्या होता है, धीरे धीरे वो किनारे की ओर जमा होने लगते हैं। तो ये झाग समान रचना है, एनिमल सेल में किनारे जमा होगा और ये सब आपस में मिल करके जो लिपिड और प्रोटीन बाई लेयर के बीच फंस जाएगा, ये लेयर को मजबूत बढ़ाएगा, थिकनेस बढ़ाएगा। यानी ये कह रहा है कि ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म का आउटर मोस्ट लेयर है। चलिए, तो हम 4 पार्ट समझे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब आगे हम समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में 4 प्रमुख बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा। इसमें 2 मिनट आपसे बात कर ले। चलिए, आप लोगों के लिए इस्लामपुर, नालंदा जिले के इस्लामपुर, बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर में मैं एक प्रयास कर रहा हूँ नीट लेवल की कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसके बैच के लिए इनरोलमेंट जारी है। और पढ़ाई की क्वालिटी आप देख लीजिए, ये मैं YouTube पर अपलोड इसलिए कर रहा हूँ, आप देखिए, हमें जज कीजिए किस क्वालिटी की पढ़ाई मिल रही है, साथ ही आप जज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वास्तव में यहाँ कुछ हटकर कुछ बेटर मिल रहा है, तो हमारे साथ जुड़िए और हम आपको सक्सेस की ओर ले चलेंगे। आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, परिश्रम करेंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे, ताकि अब की बार नीट पार। स्लोगन अब की बार नीट पार कर लो, यूटी में 2 स्लोगन है, अब की बार नीट पार, है ना, अब की बार नीट पार, यही है आकाश ट्यूटोरियल की बात। चलिए, सेल मेम्ब्रेन फिर लिख लेते हैं, देखते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में 4 प्रमुख बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा वो देखते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन भाई 4 बहुत महत्वपूर्ण है ना, घर के इंपॉर्टेंट 4 पिलर, आपकी सक्सेस के भी इंपॉर्टेंट 4 पिलर। सही मार्गदर्शन, सही ढंग से मेहनत, उचित समय पे उचित प्रयास और वास्तविक शैक्षणिक योग्यता, सफलता के 4 आधार गांठ बांध दो मेरे यार। चलिए, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए सबसे पहले समझे पेपर में क्या कहा। मैचिंग टाइप में क्वेश्चन आएगा, पॉसिबिलिटी है मैचिंग टाइप, ठीक है। फेफर ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा? फेफर ने
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फेफर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जे क्यू पाउले, क्या कहा? प्लाज्मोलेमा। आप अगर इसके लिए कह सकते हैं क्या कि प्लाज्लोमा, क्या? पाले प्लाज्लोमा, जेक्यू पॉले प्लाज्मोलेमा। याद करने के लिए क्या कह सकते हैं? पाले प्लाज्लेमा। चलिए आगे, नोगेल एंड क्रेमर तो नोगेल एंड क्रेमर ने इसे क्या कहा था? सेल मेम्ब्रेन। किसने कहा? नोगेल और क्रेमर। नोगेल एंड क्रेमर के आ रहे है ना, नोगेल एंड क्रेमर। और रॉबर्टसन ने इसे क्या कहा? यूनिट मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन ने क्या कहा था इसे? यूनिट मेम्ब्रेन। तो याद रखिए, यह स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम जो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं वही इंफॉर्मेशन ज्यादा देंगे जो पूछा गया है या उससे रिलेटेड। ऐसा तो नहीं ना कि नीट एक ही क्वेश्चन को 4 बार 5 बार 6 बार पूछेगा। हाँ, कई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको रिपीट करते हैं। इसको स्टडी करने से ये भी दिमाग में रहता है कि हाँ, किस लेवल की हमें प्रिपरेशन करनी है। चलिए, तो सेल मेम्ब्रेन को फेफर ने क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉले ने क्या कहा? प्लाज्मोलेमा। रॉबर्टसन ने क्या कहा? यूनिट मेम्ब्रेन। और नोगेल क्रेमर ने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। के बारे में कुछ आगे बातें करें। चलिए, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। पहले हम सेल मेम्ब्रेन की बात समझ रहे थे। अभी हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक छोटी मोटी बातें सीखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। इनसे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर। ट्राइलैमेलर मींस ट्राइलेयर, लैमेलर मींस लेयर, ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन में 3 लैमेला या 3 लेयर होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड, प्रोटीन और लिपिड, है ना। इनके लेयर इस तरह से रहते हैं, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड। हम इसकी स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल बात आगे करेंगे। लिपिड कहाँ होता है, प्रोटीन कहाँ होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है ना। चलिए आगे। तो पहली बात है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर है। आगे करें, इट इज सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल। ये क्या है? इट इज सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल। ये या तो इसको हम कह सकते हैं सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल। परमिएबिलिटी की बात समझते हैं। परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी जिसे हम कहते हैं एबिलिटी टू पास थ्रू मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी, एबिलिटी टू पास थ्रू मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से पास आर पर आ जाने की क्षमता, इसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी। ये डिफरेंशियली परमिएबल है। डिफरेंशियली परमिएबल मतलब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आधार पर परमिएबिलिटी प्रोवाइड कराता है। हर सब्सटेंस आर पर नहीं जा सकता, हर सब्सटेंस आसानी से आर पर नहीं जा सकता। आप इसको समझ लीजिए कि कहीं कोई पार्टी हो रही है, शादी की, मैरिज की है, तो कोई बारात आई है, तो वो क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। पार्टी अगर हो रही है, आजकल आज के डेट में लोग खिलाते पिलाते हैं तो पंडाल लगा लिए, या मतलब क्या कहते हैं कि किसी कम्युनिटी हॉल में गए तो वहां सब नहीं जा सकते, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। जिनको इन्वाइट किए गए वही जाए,
उसकी बात तो छोड़ दो ना, कुछ लोग होते हैं खाने पीने के लिए चले जाते हैं, वो अलग बात होती है, बट जो सज्जन व्यक्ति हैं वो उन्हें पता है कि हमें जाना है कि नहीं जाना है। उसी तरह से जो सब्सटेंस है उसे पता होता है कि हाँ भाई हमें सेल के अंदर जाना है कि नहीं जाना है। अगर पहुंच गए तो वहां से इसको बाहर कर दे, छोड़िए, नहीं 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 बाहर नहीं। निकलने की बात है तो उसे निकलना है कि नहीं निकलना है, ये मेम्ब्रेन ही तय करेगा, क्योंकि सब्सटेंस की अंदर की बायोकेमिस्ट्री के आधार पर सेल की बायोकेमिस्ट्री तय होती है, मेम्ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री तय होती है। जो सेल के अंदर सब्सटेंस है, जो रेसिड्यू जो बना है, जो फॉर्मेशन हुआ है, जो बाय प्रोडक्ट बना है या जो प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट का क्या करना है ये सेल की बायोकेमिस्ट्री तय करती है, सेल ऑर्गेनल तय करता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस तय करता है कि उसका क्या करना है। अब बाहर है तो वहां से सिग्नल आता है, पूरा प्रोटीन चैनल अभी भी समझे, और वहां से तय होता है कि उसको आना है कि नहीं आना। तो ये सिलेक्टिवली या डिफरेंशिएबली परमिएबल। It is permeable for water and some selected solute. वाटर के लिए तो कंप्लीटली परमिएबल है, वाटर को कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही साथ वाटर के साथ साथ कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट है, सब्सटेंसेस है, उनके लिए परमिएबल है, उसके लिए परमिएबल है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके स्कूल में है, आपके अगर स्कूल की बात है तो स्कूल में जो प्यून होता है, गेट कीपर होता है, जो प्यून है, खासकर 4th ग्रेड एम्प्लॉय होता है स्कूल में, वो परमिएबल होता है, कहीं भी आ सकता है। खासकर अगर वो प्रिंसिपल चैम्बर का हो, प्रिंसिपल साहब का अगर कोई प्यून है, चपरासी है, बड़े स्कूल में होते हैं, डायरेक्टर के अलग प्यून हो गए, प्रिंसिपल के अलग हो गए, वो अलग होता है ना। तो वो परमिएबल है, मतलब वो किसी भी क्लास में जा सकता है। स्कूल के जो प्रिंसिपल हो गए, दे आर परमिएबल, डायरेक्टर है, दे आर परमिएबल। Teachers are not permeable. Teachers are not permeable. Teachers are selective permeable. टीचर को किस क्लास में एंट्री करना है ये मैनेजमेंट तय करती है। रूटीन है ना, रूटीन बना हुआ, हाँ भाई आप उस क्लास में एंटर कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपकी क्लास 11th A में है, ठीक है, तो आप 11th A में, आप 11th B में कैसे आ गए? कैसे आया? 11th B में जाइए, दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल। लेकिन प्रिंसिपल साहब नो क्वेश्चन, दे आर परमिएबल। तो प्रिंसिपल साहब क्या हो गए? तो कह रहा वाटर सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर वाटर एंड सम सॉल्यूट्स, कंप्लीटली परमिएबल। ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, बट इट इज परमिएबल फॉर वाटर एंड सम सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टेड सॉल्यूट्स। कुछ सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल होता है, कंप्लीट परमिएबल, ऐसे सेमी परमिएबल है, डिफरेंशियली परमिएबल है। कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर परमिएबिलिटी होती है। हाँ, उस सब्सटेंस की आवश्यकता है या नहीं, उस सब्सटेंस को सेल को फायदा है या नुकसान है, किसकी एंट्री होगी ये तय होता है कि वहां जाने से बेनिफिट है या लॉस है। लॉस मत जाने दो यार, मत जाने दो, उसे रोक कर रखो, किसी भी तरह से रोको। क्लियर? इट एक्ट एज सेल मेम्ब्रेन, एक्ट एज membrane as cell membrane act as osmotic barrier, osmotic barrier, osmosis का मतलब होता है रिसाव। osmotic barrier means osmotic barrier, it means it behave like semi permeable, मतलब सब सब्सटेंस बहा करके रीस करके नहीं चला जाए। ओस्मोसिस का मतलब तो रिस कर जाना। जैसे मान लीजिए कि किसी पानी है, कहीं जगह पर पानी है, तो वहां से देखिएगा धीरे धीरे मटके में पानी है, तो मटके में देखिएगा अगर नीचे बालू है तो पानी भरा हो तो रिस कर धीरे धीरे बाहर की ओर जाता है, दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। तो ये ऑस्मोटिक बैरियर के रूप में भी काम करता है, मतलब सारा सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स है, मान लीजिए सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, या सेल के अंदर कुछ प्रोटीन बना, सेल के अंदर कुछ हार्मोन्स बना, वो बाहर नहीं चला जाए, उसको रोक कर रखना चाहिए। दैट इट बिहेव लाइक सेमी परमेबल फ्लूइड, इट इज थिन क्वासी फ्लूइड प्लीएबल फिल्म लाइक स्ट्रक्चर, इट इज क्वासी फ्लूइड प्लीएबल फिल्म लाइक स्ट्रक्चर, थिन क्वासी फ्लूइड
फ्लूइड प्लीएबल फिल्म लाइक स्ट्रक्चर। आप इसको यूं समझ लेते हैं कि एक गुब्बारे ले लिए, गुब्बारे में पानी भर लिए, उसको पूरा नहीं कर लिए, गुब्बारे में पानी भर लिए। अब उसको क्या करेंगे, दबाएं। अगर दबाएं तो क्या होगा, हाथ उसको दबाएं तो कहीं जगह दब गया और कुछ हिस्सा बाहर क्यों निकल गया, है ना, कुछ हिस्सा बाहर क्यों निकला। दबाएंगे ना तो वो कुछ हिस्सा दब जाएगा, जहां पर हमारे उंगली का प्रेशर पड़ेगा वहां पर दब जाएगा और बाकी का उसके दाएं बाएं आगे पीछे से निकल जाएगा। दैट इज प्लीएबल फिल्म लाइक स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा लचीला, लचीला, इलास्टिक भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लचीला होता है। इट इज थीन, पतला, क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड है ये फ्लूइड भी नहीं है। जैसे ग्लास, ग्लास क्या है, सेमी सॉलिड। ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। केमिस्ट्री वाले सर पूछिएगा उनसे व्हाट इज ग्लास, तो ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन इज ए क्वासी फ्लूइड। ये देखने में तो सॉलिड जैसा लगेगा, बट ये इसकी फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो क्वासी फ्लूइड प्लीएबल, लचीला, फिल्म लाइक स्ट्रक्चर है, पतली सी रचना है, बहुत पतली सी रचना है। आगे तरह मेम्ब्रेन्स आर कंटिन्यूअसली रिन्यूड, एक्सटेंडेड, मूव्ड, फोल्डेड। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो सेल मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअसली, लगातार, कंटिन्यूअसली रिन्यूड, कंटिन्यूअसली, मैंने अभी कहा था ना, कंटिन्यूअसली रिन्यूड, एक्सटेंडेड, मूव्ड एंड फोल्डेड, मूव्ड, फोल्डेड। अभी हम बात किए थे ना कि क्यों कंटिन्यूअसली रिन्यूड है। मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर जो ब्लाइक प्रोसेस चल रहा है, बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहा है, उस बायोकेमिकल का जितना भी रेसिड्यूज है वो सेल मेम्ब्रेन के आसपास जमा होता रहेगा। जैसे ही किसी भी कारणवश सेल रप्चर कर लिया, मान लीजिए यहां से रप्चर कर गया, तो आसपास के जो मॉलिक्यूल्स इसको आकर कवर कर देंगे। रप्चर कर गया तो क्या होगा, इसके आसपास के जो रेसिड्यूज हैं वो आकर के उस होल को भर देंगे। दैट इज, ये क्या है, कंटिन्यूअसली रिन्यूड होता रहता है, टूटता फूटता रहता है, रिन्यूड होता रहता है। कहीं इस हिस्से का मेम्ब्रेन टूट कर रिन्यूड हो गया, फिर यहाँ पर रिन्यूड हो गया, यहाँ रिन्यूड हो गया, यानी ये रिन्यूड होता रहता है, रिन्यूड रिपेयर चलता रहता है इसका। एक्सटेंडेड, जरूरत पड़ने पर ये बड़ा होता रहेगा। मूव्ड, मूव कर सकता है, या फोल्डेड, मुड़ेगा ही, राइट। तो मेम्ब्रेन कंटिन्यूअसली रिन्यू भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है, जरूरत पड़ने पर। मान लीजिए सब्सटेंसेस बढ़ गया या कुछ ऐसी इसके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस हो गई जिसको और स्पेस चाहिए तो एक्सटेंड कर देगा, या उसको वहां से उठाकर वहां ले जाना है, कहीं और करना है, मूव भी कर सकेंगे। वो तो स्पेस है ना। जैसे अब मान लीजिए कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है, टिश्यू के अंदर सेल क्लोजली पैक्ड है, टिश्यू के अंदर गैप नहीं होता है, गैप नहीं होता है। अब मान लीजिए एक सेल एक्सटेंड करेगा तो दूसरा को आसपास के सेल को वहां से हटना पड़ेगा ना, तो वही या तो सेल एक्सटेंड भी कर सकता है, मूव कर सकता है, अपनी जगह से हट सकता है, या फोल्ड भी कर सकता है, मुड़ भी सकता है। वो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन एंड नेचर ऑफ टिश्यू, फंक्शन एंड नेचर ऑफ सेल, कौन सा फंक्शन करना। इट इज क्विक रिपेयरेबल, मैंने भी कहा क्विक रिपेयरेबल। जैसे ही रप्चर हुआ, आसपास के जो सब्सटेंसेस आकर इसको रिपेयर कर दिया। यहाँ रप्चर हो गया तो रिपेयर हो गया। क्यों? अगर ये रिपेयरेबल नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म लीक कर जाएगा, और जैसे ही प्रोटोप्लाज्म लीक कर जाएगा, इसके अंदर का डिसऑर्डर हो जाएगा, इसके अंदर सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स जहां के तहां हो जाएंगे, अपनी शेप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट पॉसिबिलिटी है कि सेल डिस्ट्रॉय। सबसे बड़ी बात, सेल इज नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। आपके स्कूल में जो माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है, उस माइक्रोस्कोप से
में आप सेल मेम्ब्रेन नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ इन्हीं के लिए कुछ पिगमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। चलिए आगे। अब कह रहा है क्या कि सेल मेम्ब्रेन का सेल के लिए क्या रोल है? रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का रोल बताइए, रोल क्या है सेल मेम्ब्रेन का? 11th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी से पहले मुझे पता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रोल की बात हो रही है। तो कहता है कि इट सेपरेट सेल प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर। बाहर में, ये बाहर नहीं, बॉडी के अंदर ही, सेल के बाहर। सेल का दो पार्ट बना, एक इनर पार्ट और आउटर पार्ट। तो कह रहा सेल के अंदर जितने भी सेल मटेरियल है, खासकर प्रोटोप्लाज्म की बात हो रही है, तो इस प्रोटोप्लाज्म को एक्सटीरियर एटमॉस्फेयर से, बाहर के एटमॉस्फेयर से ये अलग करता है। ये सेल में प्रोटोप्लाज्म को बाहर के एक्सटर्नल मटेरियल से अलग करता है। ठीक है, तो पहला रोल हो गया, इट सेपरेट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। यानी ये जो सब्सटेंसेस है इसके दो पार्ट में बांट देता है, एक इंटरनल पार्ट ऑफ सेल, दूसरा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेल। और इसको बांटने वाली स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, इट मेंटेन ऑर्डरलीनेस इनसाइड सेल। सेल के अंदर जितने भी सेल, या कह सकते हैं इनसाइड प्रोटोप्लाज्म के अंग में कौन सा सब्सटेंस कहां पर रहेगा, किसकी कहां पर आवश्यकता है, सेल मेम्ब्रेन ही तय करेगा। वही हो गया ना, कहीं फोल्ड हो गया तो कहीं अलग जगह चला गया, एक्सपैंड हो गया तो उसका पोजीशन चेंज हो गई। क्योंकि जैसे वो फोल्ड या एक्सपैंड करेगा, उसके अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रेशर चेंज हो जाएगा। फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है प्रोटोप्लाज्म, तो वो चेंज हो जाएगा, तो अपना हो सकता है सेल ऑर्गेनल आवश्यकता अनुसार अपनी जगह बदल सकती है। इट मेंटेन डिस्टिंक्टिव केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल। ये सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। मेंटेन फिजियोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल। हर सेल ऑर्गेनल की अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी फिजिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। जैसे मैंने कहा था ना कि इसके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस चलता है। बायोकेमिकल मीन्स बायोकेमिकल, याद रखिए, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल पाया जाएगा वो बायोकेमिकल कहलाएगा। तो ये क्या करता है कि ये सेल ऑर्गेनल के डिस्टिंक्टिव फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल आइडेंटिटी को तय करता है। फिजियोलॉजिकल आइडेंटिटी बनावट कैसी है, बायोकेमिकल आइडेंटिटी कौन सा केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस या सेक्रेट करता है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, ये सब कौन तय करेगा? सेल मेम्ब्रेन तय करेगा। अब इसके अंदर ये सब चीजें कैसी होती हैं,
वो मेडिकल कॉलेज में जाकर फर्स्ट ईयर में पढ़िएगा, क्योंकि जितनी भी डिजीज होती है, ऑल द डिजीज अराइज ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। और ऑर्गन मैल फंक्शनिंग कब करेगा? जब सेल मैल फंक्शन होगा। सेल मैल फंक्शन कब होगा? जब उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म में डिसऑर्डर होगा। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा हार्मोन, कोई बायोकेमिकल, कोई केमिकल सब्सटेंस के अंदर गया, पूरे सेल को हिला दिया। जैसे आपके घर में सब आराम से सो रहे हैं, कोई आया दरवाजा तोड़कर, छत से कूदकर पिस्टल दिखाया, सबको डिसऑर्डर कर दिया, निकाल कर बाहर आ गई, कहाँ है सब निकालो, वो डिसऑर्डर। तो वो डिसऑर्डर अगर आ गया, किसी भी तरह का डिसऑर्डर, तो उसको ये मेंटेन करेगा। ठीक है। सेपरेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम एंड मेटाबॉलिक पाथवेज। ये क्या करेगा? एंजाइम सिस्टम और मेटाबॉलिक पाथवेज को अलग करेगा। सेपरेशन ऑफ metabolic and enzymatic pathways means कि सेल के अंदर जो सेलुलर एक्टिविटीज होगी, अलग अलग सेल ऑर्गेनल काम करेंगे, उनके और सेल ऑर्गेनल को काम करने के कारण कौन सा सब्सटेंस बनेगा, कौन सा सब्सटेंस डिस्ट्रॉय होगा, ये सबको सेपरेट करेगा, सबको अलग करेगा। किस सब्सटेंस को कहाँ भेजना है, किसको क्या कर देना है, किसको ऑस्मोसिस के द्वारा ट्रांसफर कर देना है दूसरे सेल को, किसको न्यूक्लियस के पास रखना है। जैसे 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 आप बात कर सकते हैं राइबोसोम, किस राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेजना है, किस भाग में भेजना है, कहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ होना है, कहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ होना है, ये सब कौन तय करेगा? सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ क्या? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए सेल का पार्ट कहाँ से लिया जाता है, कहाँ प्रयास हुआ, इसके बारे में कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट बंद करने से पहले, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा एक कमेंट कर अवश्य बताइएगा। इससे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, क्या कमी रही, ताकि अगले लेक्चर, आगे के लेक्चर जब भी लाए आपके लिए फ्रूटफुल, आपके लिए बेनिफिशियल हो। विश यू ऑल